नमस्कार। अब हम आख्यात्मक शोध के विधि पर प्रकाश डालेंगे। डेटा कलेक्शन मेथड्स नैरेटिव रिसर्च में क्या क्या होते हैं। तो प्राथमिक तौर से जो प्रदत्त लिए जाते हैं वह साक्षात्कार के माध्यम से होते हैं। यह ओपन एंडेड इंटरव्यूज़ होते हैं, यानी क्वेश्चंस को हम पहले से निर्धारित उत्तर लेकर नहीं चलते, और यह मुक्त प्रश्न है जिसका हम अनुभव प्राप्त करने जा रहे हैं उसको हम पूरा मौका देते हैं कि वो अपनी कथा को अपने ही शब्दों में बयां करे, अपने विवरण अपने ही भाषा में बताए। मल्टीपल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति के कई साक्षात्कार लिए जा सकते हैं समय के साथ साथ समझने के लिए, जिससे कि एक रिसर्चर गहनतापूर्वक गहराई से जो बताने वाला व्यक्ति है उसके कथाओं को, उसके आख्यान को, उसके जो बोली गई बातें हैं उसको समझ सके। तो हम समय के साथ साथ कई इंटरव्यूज़ कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति का। इसमें इंटरव्यूज़ के अलावा, साक्षात्कार के अलावा जो हम डेटा हमें मिलता है, जो आंकड़े मिलते हैं, वो लिखित नैरेटिव्स भी हो सकती हैं, लिखित आख्याएँ हो सकती हैं, और इसमें हम लोग बायोग्राफी व्यक्ति की अपनी आत्मजीवन कथा जो होती है, आत्मकथा, वो उसका विश्लेषण हो सकता है। उनकी लिखी हुई डायरियाँ जैसे हमने बताई वो हो सकती हैं। ईमेल के द्वारा जो वो किसी से अपने बातों को बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। वो पत्र हो सकते हैं, या फिर कुछ अन्य जो दस्तावेज हैं जो प्रकाश में लाएं उनके निजी अनुभवों को, वो भी हो सकता है। ओरल हिस्ट्रीज भी हो सकती हैं, जिनके माध्यम से हम ले सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जीवन के बारे में। ज़्यादातर ये फोकस इस नैरेटिव रिसर्च में होता है कि हम व्याख्या करें, और तो जैसे कि फिलोलॉजिकल में भी था इंटरप्रिटेशन, ये इसमें ज़्यादा हम फोकस होता है। जब हम इंटरप्रिटेशन करने जाते हैं किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनुभवों की, तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं कि हम किस तरीके से उसके बातों को, जो उसने कहा है, उसके टॉक को किस तरीके से विश्लेषण करें, या फिर जो टेक्स्ट है उसको हम, जो डायरीज़ हैं, हम ये टॉक और टेक्स्ट को हम कैसे विश्लेषण करें, तो किस तरीके से उसका हम इंटरप्रेट करें, कैसे उसका हम व्याख्या निकालें, कैसे उसका अर्थ निकालें, यह थोड़ा सा कठिन होता है। जब ये शोध किया जाता है नैरेटिव रिसर्च, तो इसमें 3 डायमेंशनल इंक्वायरी होती है, त्रि-आयात्मक जांच। तो ये 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो पहला समय से संबंधित है, दूसरा सामाजिक है, और तीसरा स्थान विशेष है। तो टेम्पोरलिटी यानी समय से संबंधित, काल से संबंधित। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है, तो हम किसी व्यक्ति के जीवनी का जब अध्ययन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस समय काल में उसे अवस्थित करके बताएं कि यह दौर था, यह वर्ष था, ये वैसा काल था जिसमें ये चीज़ें चल रही थी, ये बातें थी। तो वो जो काल है वो बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाता है, जिससे कि, और वो कब तक चला, वो उसका जीवन के जो अनुभव हैं कब से लेके कब तक के हैं, क्योंकि ये जरूरी है जानना, क्योंकि एक व्यक्ति के अनुभव जो हैं, जो वर्तमान उनकी जो कहानियां हैं बताई जा रही हैं, उनके द्वारा जो कथाएं हैं, वो उसके जो पहले जो भूतकाल में जो घटित हो चुका है वो आज को
प्रभावित करती हैं। पीछे जो छूट चुका है, पीछे का काल यानी भूतकाल, वो वर्तमान को प्रभावित करता है, जो आज वो बता रहा है, और आज वर्तमान में जो वो अनुभव कर रहा है वो उसके भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए ये टेम्पोरलिटी यानी समय काल को देखना, बताना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए कि एक शिक्षक का कक्ष में कोई ऐसी घटना घटी हुई है, तो उसके बारे में जब घटना ऐसी हो कि जिसको कि उसने अपने बाल्यकाल से भी जोड़ करके देखा, मेरे बाल्यकाल में जब मैं कक्षा में था या थी तो ऐसी बात कहीं ना कहीं मिलती जुलती बात हमें देखने को मिली, तो वो उससे जोड़ करके अपने अनुभव को साझा कर सकता है और कैसे आगे उसके भविष्य के शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य प्रभावित होंगे यह उससे तय होता है। दूसरा जो आयाम है वो है सोशियलिटी। तो सोशियलिटी में व्यक्ति और सामाजिक ये आयाम होते हैं। तो इस आयाम में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के जो आंतरिक जो उसका संसार है उसके अंदर अंतर्निहित जो वैयक्तिक जो भावनाएं हैं, जो उसकी आशाएं हैं और उसके जो मूल्य हैं या उसकी जो मॉरल डिस्पोजिशंस हैं, नैतिकता जो है उसके अंदर, वह बाहर आ सके। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं व्यक्ति के आंतरिक जो भी भाव हैं, उसकी आशाएं प्रत्याशाएं हैं या उसके नैतिक जो उसका विचार है वह प्रकाश में लाया जा सके, और साथ ही आउटर वर्ल्ड जो बाहरी है, अंदर से बाहर, व्यक्ति के जो अंदर अंतर्गत जो है उससे बाहर, बाहरी क्या है, आउटर वर्ल्ड क्या है, यानी उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी सांस्कृतिक जो उसके आसपास जो है वो, या फिर जिस संस्था में है वह संदर्भ। तो यह आउटर कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इसमें दोनों का एक्सप्लोरेशन चलता है, दोनों का ही अन्वेषण हो रहा होता है, व्यक्ति के अंतर्गत जो छुपी भावनाएं हैं उनका भी, और उसके जो एस्पिरेशंस हैं, होप्स हैं, आशाएं हैं, प्रत्याशाएं हैं, वो जो पाना चाहता है जीवन से वो भी, और बाह्य संसार यानी उसके जो सामाजिक जो आसपास के लोग हैं उनका संबंध उससे, उसकी जो संस्कृति है वो उससे वो भी प्रकाश में लाना, या जो संदर्भ है संस्था का। यह जरूरी क्यों है सोशियलिटी को अध्ययन करना? क्योंकि आज वर्तमान में जो व्यक्ति अपना बता रहा है अपने जीवन के बारे में, जो उसने अनुभव किया है, वो कहीं ना कहीं उसके बाहरी जो रिलेशन से संबंध है उससे भी प्रभावित हुआ है। आज का व्यक्ति जो आज है, जो अनुभव कर रहा है, जो बता रहा है, वो ऐसे गठित हुआ है कि उसके संग क्या हुआ है और लोगों ने उसके संग कैसा व्यवहार किया है, और उसका जो वातावरण है उसको उस वातावरण ने उसको कैसे ढाल दिया उस व्यक्ति को। तो इसलिए सोशियलिटी बहुत महत्वपूर्ण है अध्ययन करना। इसमें एक उदाहरण हो सकता है कि एक जो विद्यार्थी है जो कि अक्षम है शारीरिक रूप से, तो या फिर एक ट्रांसजेंडर है, वो अपनी जब कथाएं बताते हैं तो उसमें उनका एक भावात्मक प्रतिक्रिया भी होती है और कुछ उनके समाज से प्रत्याशाएं भी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। तो इस तरीके से वो अपने अंदर जो महसूस कर रहा है, जिस अनुभव कर रहा है, और उसकी जो आशाएं हैं, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, वो और बाहरी जो उसने लोगों से मिलजुल करके ये सोशलिटी बनाते हैं। तो ये भी वर्तमान में व्यक्ति जो है जैसा महसूस कर रहा है अपने जीवन के बारे में, जो उसने जिया है, जो आज जीवन को जैसा समझ रहा है, कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है। तो इसलिए सोशलिटी डायमेंशन का भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है। तीसरा है स्थान। तो वो स्थिति है। स्थान क्या है? एक भौतिक स्पेस है, एक भौतिक स्थिति है।
और इस डायमेंशन में, इस आयाम में ये बताया जाता है कि ये जो कहानी बताई गई है वह परिवेश कैसा था, स्थान क्या था, उसका भौतिक वातावरण कैसा था। और तो इस तरीके से वो स्थान का वर्णन भी बहुत आवश्यक है जब हम 3D इंक्वायरी में स्थान को महत्व देते हैं। यह भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भौतिक और ये जो स्पेशियल जो तत्व है, ये हमारे जो कथा कही जा रही है उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो हम जिस जगह हैं, जिस भौतिक वातावरण में हैं, वहाँ के जो स्थिति है, भौतिक परिवेश है, वह भी हमारे अनुभवों को गठित करने में कहीं न कहीं इसकी भी भूमिका होती है। तो इसलिए इसका भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। अब उदाहरण के लिए एक यदि रशिया का विद्यार्थी या एक अफ्रीका का विद्यार्थी आकर के हमारे भारत देश में और विश्वविद्यालय में वो अध्ययन करना चाहता है, तो भौगोलिक जो जलवायु है वो एकदम बदली होती है। और साथ में वो भौगोलिक जलवायु के साथ साथ हमारे संस्कृति में भी, उसके और यहाँ की संस्कृति में बहुत परिवर्तन वो पाता है। तो वो उसके जो अनुभव हैं वो उस यूनिवर्सिटी कैंपस में वहाँ पर रह कर के उसके कैसे अनुभव हैं, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा, उसके भोजन, खान पान, जीवन का जो टाइम टेबल है, दिनचर्या है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण होता है। कैसे उसके लिए वो अलग है और कैसे उसने उसको जिया है और वो उसके वर्तमान के अनुभवों को कैसे ये सारी बातें यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उसको प्रभावित की हैं। तो इस तरीके से इसे इसलिए हम लोग 3 आयामी इंक्वायरी कहते हैं, जिसमें कि टेम्पोरलिटी, सोशियलिटी और स्थान आता है। ये तीनों ही किसी न किसी तरीके से व्यक्ति के जो जीवन में जो अनुभव की हुई जो बातें हैं वो प्रभावित करती हैं और वो आख्या के रूप में आपके सामने, जब आप रिसर्चर के रूप में बैठे होते हैं तो वो सामने आती हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या चरण हैं नरेटिव रिसर्च के। उन चरणों में पहला तो सर्वप्रथम है कि आपको एक पहचान करना है कि हम किस पे शोध करें, समस्या क्या होगी हमारी। तो ये समस्या क्या किसी का पहचान हम करें कि इससे हम आगे कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे, कुछ उसका हम हल निकाल सकेंगे। तो वो एक चयन करना सबसे पहला कदम होता है एक शोधार्थी का। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे इस समस्या का अध्ययन करना है। हमें देखना है कि एक दूर दराज के गांवों में क्या समस्याएं हैं शिक्षण में, एक शिक्षकों के जीवन में। तो हम एक समस्या को ले सकते हैं और फिर जब ये चयन कर लिए कि हम ये समस्या का अध्ययन करना है, तो फिर हम उसके बाद दूसरे चरण में पहुंचते हैं कि हम इसके बारे में, इस समस्या को जो हमने चयन किया है, इसके लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति होगा जिससे आप पर्याप्त सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं उस घटनाक्रम के बारे में। यानी कि वो जो ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र में विद्यालय का में शिक्षण कार्य जो किया जा रहा है और रहने के लिए वहाँ आवास नहीं है और शिक्षक को बहुत दूर से आना जाना पड़ रहा है, जहाँ का परिवेश ऐसा है जहाँ पे लोग शिक्षित नहीं हैं, बहुत अशिक्षित हैं और बहुत वहाँ पे सुविधाएं वैसी नहीं हैं जैसे कि ये शिक्षक जिस स्थान से जा रहा है। तो हमको इसको अध्ययन करना है, तो हमको ऐसे व्यक्ति को पहले देखना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी किससे हमें ये सारी बातें जानने को मिल सकती हैं, उनकी जीवन को समझने को मौका मिल सकता है। फिर तीसरे चरण में हम वहाँ जा कर के उनसे मिल कर के उनकी कथाओं को एकत्रित करते हैं, संकलन करते हैं।
जिस कथाओं से यह जानकारी मिले कि उनके वैयक्तिक अनुभव क्या रहे हैं। इससे संबंधित कुछ रिकॉर्ड भी संग्रह किए जा सकते हैं। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो चौथे चरण में पहुंचते हैं, और जहां पर हम उन कहानियों को ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि हमने जो सुनी है बातें, तो उनको हम यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग किए हैं तो उसको सुन सुन करके हम अब लिखें और उसको लिपिबद्ध करें। तो इस तरीके से जब ये करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, तो उसमें जो उसकी बारीकियां हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमें दृष्टिपात करने की ज़रूरत है, कि जिसमें कि उसने बताया है तो वो कुछ उसने कही है, कहते समय उसके क्या विचार हुए, क्या वो चुप हो गया, क्या वो बड़े सहर्ष बता रहा था, कहाँ वो थोड़ा सा आंखों में आंसू आ गए, ये सारी चीज़ें जो हैं निटिग्रिटी, और कहाँ उसे खींच मची, कहाँ उसे क्रोध भी आया, तो इस तरीके की चीज़ों को भी आपको रखना चाहिए। कभी कभी क्या कहा गया है ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, यह महत्वपूर्ण रहता है कि कैसे बताया गया और क्या छुपा लिया गया, क्या नहीं बताया गया। तो एक शोधकर्ता को थोड़ा सा यह अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए कि बताया तो जा रहा है किसी तरीके से, लेकिन हाँ, अच्छा था, अनुभव ठीक था, लेकिन उसको कुछ लगता है कि कुछ बातें छुपाई गई हैं, तो इनको भी वो अपने जब नैरेटिव रिसर्च तैयार कर रहा होता है तो इसको भी लिखता है। और फिर जो कथाएं बताई गई हैं उन कथाओं को फिर से रीट्रांसक्राइब करते हैं, पुनः ट्रांसक्राइब किया जाता है। जब ये कार्य पूरा हो जाता है तो छठे चरण में हम लोग जो है देखते हैं कि कथाओं का विश्लेषण करते हैं। तो इसमें विश्लेषण करते समय जो हमने पहले बताया है, हम उसमें जो तत्व हैं, समय काल क्या था, क्या स्थान था, क्या स्थिति थी, परिस्थिति कैसी थी, क्या वो सीन कैसा था, यह हम इन तत्वों का हम विश्लेषण करके हम रखते हैं, देखते हैं और उसको लिखते जाते हैं। हम सातवें चरण में साथ में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया सिलसिलेवार, पहले क्या था, पास्ट में क्या घटित हुआ था, फिर वर्तमान में क्या हुआ और भविष्य। तो ये सारी बातों के लिए हम नैरेटिव रिसर्च में तैयार रहते हैं कि ताकि हम समय काल के अनुसार भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए भी कुछ बातें रख सकें। इसमें हम लोग जो अन्य क्षेत्र में जाके फिर और टेक्स्ट जो मिलते हैं उनको भी पढ़ते हैं। हम यहाँ पर फिर देखते हैं कि क्या थीम उभर के आई है, खोजते हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब ये सारी बातें जब तैयार कर ली है सारा मटेरियल, जब हमारे पास ये सारी बातें आ जाती हैं तो उनको पढ़ पढ़ के हम थीम्स निकालते हैं। थीम्स जनरेट करने के बाद निकाल करके हम उसके बाद उस कहानी को, कथा को फिर से कहते हैं, रिटेलिंग द स्टोरी। उसमें उसका अनुक्रम समय के साथ वैसे ही रखा जाता है जैसे हमने अध्ययन में पाया है। उसमें जो जिस स्थिति में है उसमें अन्य कौन चरित्र रहे हैं, उनके कैसे क्रियाकलाप रहे हैं, क्या कार्य रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या संकल्प है, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। जो स्टोरी है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि कनेक्टेड हो, कोहेरेंट हो। ये नहीं कि खंड खंड में बटी हुई जिनका एक दूसरे से कोई जुड़ाव और कड़ीबद्ध ना हो, जुड़ी हुई नहीं हो। यह जो है, जब ये हम कहानी या कथा को हम लिख रहे होते हैं, तब जब वो सहभागी है जिसका हमने अध्ययन किया है, उसके निजी अनुभवों को और उसके सामाजिक अनुभवों को भी स्थान देते हैं। फिर उसके पश्चात हम अंतिम में जो एक्यूरेसी है जो कहानी की, कथा की, उस जो व्यक्ति ने बताई है उसको हम वैधता को चेक करते हैं।
जब हम एनालिसिस करते हैं तो इस दौरान कुछ प्रश्न उठते हैं हमारे मन में, और जिसका कि हम उत्तर सटीक देने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में कथा है, कौन कौन इसमें संलग्न है, कब और कहाँ ये हुआ, ये जो बातें बताई गई हैं, कथा का जो संदर्भ है वो कहाँ है और कब, जब हुआ उसके पश्चात क्या हुआ, जो बता रहा है कहानी उसने क्या किया, हम कह सकते हैं जो मुख्य जो इसमें पात्र है उसने उसके बाद क्या किया, तो इस तरीके से, और अंत में क्या हुआ। तो इस तरीके से एनालिसिस के दौरान ये प्रश्न जिससे कि हम विश्लेषण सटीक रूप से कर सकें। तो हम बार बार ये प्रश्नों को जब पूछते हैं, हमने जो अपने एकत्रित कर लिए हैं अपने प्रदत्त, और उनको जा करके पृष्ठ बदल बदल के हम पढ़ करके देखते हैं, और फिर उसको प्रश्नों का उत्तर सटीक देने की कोशिश करते हैं। हम अब क्वालिटी ऑफ नैरेटिव रिसर्च की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न उठते हैं, तो ये क्या कथा ऑथेंटिक है, क्या ये भरोसेमंद है, ये वास्तविक कहानी है, कि या इसमें कुछ मिथ्या बातें भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो कथा जो उभर के आई है ये मिथ्या है। दूसरा जो प्रश्न हमें करना चाहिए कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे शोध की, कि ये कहानी कौन अपना रहा है, कि ये मैंने कही है, ये कथा हमारी है, उस अपनाने वाला कौन है, और क्या जो उसने आपको कथा बताई है तो आपको उसने ये परमिशन दिया है कि आप उसको साझा कर सकें दूसरों के साथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जब आप गुणवत्तापूर्ण नैरेटिव रिसर्च करने जा रहे हैं। तो और यह प्रश्न, और तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या जो वक्ता है जो बता रहा है अपनी कहानी, जो मुख्य पात्र है बताया जा रहा है, उसकी क्या आवाज दब गई है या उसकी आवाज नहीं उभर पाई है, ये भी देखना है। क्या हिज वॉइस इज लॉस्ट, तो ये देखना है। अब हम आते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं एक नैरेटिव रिसर्च में। तो नैरेटिव रिसर्च में, आख्यात्मक शोध में कुछ चुनौतियां जो हैं, वो पहली ये है कि ये बहुत समय लेने वाला होता है, क्योंकि इसमें विस्तार से हमें प्रदत्त संकलन करना होता है और उनके विश्लेषण में भी बहुत समय जाता है। दूसरा ये है कि एक रिसर्चर को इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कहीं पक्षपातपूर्ण तरीके से बातें नहीं हो जाएं, कहीं इसमें बायसेस तो नहीं आ रही हैं, कहीं पूर्वाग्रह तो नहीं आ जा रहे हैं, तो क्या वो सटीक रूप से जो मुख्य वक्ता है उसकी बातों को प्रतिनिधित्व कर पा रहा है कि नहीं, अपने विचारों को थोपे हुए बिना, अपने विचारों को उन पर आरोपित बिना किए हुए, क्या वह निष्पक्ष भाव से मुख्य वक्ता की जो जीवन की कथा है उसको स्पष्ट रूप से प्रकट कर पा रहा है कि नहीं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो और है कि इसमें जब हम वक्ता से पूछ रहे हैं, जो मुख्य पात्र से हम जानना चाह रहे हैं, और उसे कहीं कहीं जो पीछे जो घट चुकी हैं बातें, जो उसने अनुभव की हैं भूतकाल में और बहुत पहले की बातें हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है अपने स्मृति पटल पे, उसे याद करने की कोशिश करनी पड़ती है, याददाश्त कहीं कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो जिससे कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इनएक्यूरेसीज आ जाएं, सटीकता का अभाव हो जाए, कुछ स्मृति से कुछ चीज़ें लोप हो जाएं, तो वो बातें नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यक है कि हम ट्रायंगुलेशन करें अन्य जो हमें स्रोत के से डेटा मिले हैं उनसे। तो ये करने से हमें बहुत सारी जो उनके जो स्मृति के क्षरण के कारण कुछ बातें जो स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुई हैं, वो हम ट्रायंगुलेशन से पता कर सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब
ये आपके समक्ष कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं नैरेटिव रिसर्च से संबंधित। तो आज हमने नैरेटिव रिसर्च के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में जाना। धन्यवाद।